कितना बदलाव हुआ है, पारितंत्र का कितना डिग्रेडेशन हुआ है, इस पर अध्ययन किया गया। इसमें दुनिया के 1400 वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। 1400 वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। पिछले 50 वर्षों की मानव की गतिविधियों का आकलन किया गया था। उस पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए थे। उसी को कहा गया था मिलेनियम सिस्टम असेसमेंट। इसको शॉर्ट में कहा जाए एमएन। पारितंत्र की दशा पर, पारितंत्र की दशा पर एक रिपोर्ट, पारितंत्र की दशा पर कि पारितंत्र का डिग्रेडेशन कौन है इधर तो पारितंत्र की दशा पर यह या हिंदी बोलेंगे इसको मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट को सहस्र क्या बोलेंगे हिंदी में, सहस्र शताब्दी पारितंत्र आकलन थोड़ा करते हैं। देखिए पारितंत्र की दशा लिखिए थोड़ा सा, देखिए पारितंत्र की दशा हेडिंग है। विश्व के पारितंत्र का अध्ययन सहस्राब्दी पारितंत्र आकलन। आकलन इसकी हिंदी ये होगी अध्ययन सहस्राब्दी पारितंत्र आकलन मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अंतर्गत 2001 में यूएनओ द्वारा किया गया। यही काम कीजिए, पूछेंगे ऑब्जेक्टिव है। 2001 में यूएनओ द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य पिछले 50 वर्षों में, पिछले 50 वर्षों के दौरान, पिछले 50 वर्षों के दौरान पारितंत्रों पर मानव जाति के परितंत्रों तथा मानव जाति पर उन परिवर्तनों के परिणामों का मूल्यांकन करना था। परिवर्तनों के परिणामों का मूल्यांकन करता था। इसमें 1400 वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। विश्व के 1400 वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। 1400 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। यह आकलन करना था कि पारितंत्र में कितना बदलाव हुआ है, उसका क्या प्रभाव पारितंत्र पर और स्वयं मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। 1400 वैज्ञानिकों की रिपोर्ट की। तो इस अध्ययन के निम्न निष्कर्ष निकले, 2-4 पॉइंट लिख लीजिए। इस अध्ययन का निम्न निष्कर्ष निकला था, निम्न निष्कर्ष निकला था 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पारितंत्र में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पारितंत्र में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं, ये निष्कर्ष था उसका। इन बदलावों ने, सेकंड पॉइंट, इन बदलावों ने लाखों लोगों के जीवन स्तर को तो ऊपर उठाया, लाखों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया,
किंतु इसी दौरान प्रकृति की कई मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध कराने की प्रकृति की क्षमता को कमजोर किया। मानव गतिविधियों के कारण, नेक्स्ट पॉइंट, मानव गतिविधियों के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। प्रकृति की क्षमता, एक मिनट, प्रकृति की मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध कराने की क्षमता कमजोर होने से प्रकृति की मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता क्या हुआ, पिछले 50 वर्षों में कमजोर हुई। तो कमजोर होने से दूसरे क्या प्रभाव पड़े? कमजोर होने से गरीबी, भूखमरी, और बीमारियों को घटाने के प्रयासों को घटाने के प्रयासों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट बताइए। ये 1400 वैज्ञानिकों का निष्कर्ष था। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट था, सहस्राब्दी पारितंत्र आकलन, यानी कि पूरे पारितंत्र के बीच को आकलन किया गया। उनकी ये रिपोर्ट थी, ये निष्कर्ष निकाला उन्होंने, ये हालात हो गए हैं। और यूएनओ ने करवाया था, किसी देश ने नहीं करा था, यूएनओ ने करवाया था। यही यूपीएससी में ज़्यादा पूछता है इसी तरह के। क्या लिखा आपने? घटाने के प्रयासों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पारितंत्र में गिरावट 21वीं शताब्दी में और तेज हो गई। पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट 21वीं सदी में और तेज हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट को कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। इन्होंने निष्कर्ष निकाला था, पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट को कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं। उन्होंने निष्कर्ष था, रोक नहीं सकते, वो गिरेगा ही गिरेगा, बस इसकी गति धीमी कर सकते हैं। ये टॉपिक हो गया खत्म। आते हैं न्यू टॉपिक, बायोडायवर्सिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या चीज? जैव विविधता का नाम सुना है? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैव विविधता, ठीक है, नाम सुना हुआ जैव विविधता का? तो चलिए थोड़ा सा लिखते रहिए और समझते रहिए हम लोग। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोडायवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये कुछ हॉट टॉपिक हैं। तो बातें क्यों कर रहे हैं? पीछे देख रहे हैं ना, भीड़ बढ़ती जा रही है।
हीट बढ़ती जा रही है तो क्या हुआ, जगह तो है ना तुम्हारे लिए। चलो लिखो, चलिए लिखिए, किसी राष्ट्र की समृद्धि का, किसी राष्ट्र की समृद्धि का, किसी राष्ट्र की समृद्धि का निर्धारण वहां की जैव विविधता, जैव विविधता के आधार पर होता है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी शब्द, बायोडायवर्सिटी शब्द वाल्टर जी रोजेन, वाल्टर रोजेन ने 1996 में दिया था। वाल्टर जी रोजेन, वाल्टर जी रोजेन यूएस, ये थे, ये तो वाल्टर जी रोजेन कहाँ के थे इसको देख सकता है, यूट्यूब जो यूएसए के थे। आगे वाला लिखा हुआ है, आगे वाला लिखा हुआ, यह जीवी विविधता का संक्षिप्त रूप है। जैव विविधता को जीवी विविधता, जीवी विविधता पहले कहा जाता था, विविधता का संक्षिप्त रूप है जिसको ई लब्ज़्वाय, ये यूएसए के थे। इस रोजेन वाला मेरे दिमाग से उतर गया है, मैं बता दूंगा बात, किस कंट्री के रहने वाले थे, मेरे दिमाग से उतर गया है, पता था। ई लब्ज़्वाय यूएसए ने दिया था, 1980 में दिया था। आगे ईओ विल्सन ने, आगे ईओ विल्सन, विल्सन ने जैव विविधता शब्द का प्रचार प्रसार किया। जैव विविधता शब्द का प्रचार प्रसार किया। आपको परेशान रहते परिभाषा के लिए तो लिख लीजिए परिभाषा भी। परिभाषा लिखे उसके बाद अर्थ लिखिए, ठीक है। लिखिए सीजे बैरो, परिभाषा सीजे बैरो के अनुसार, सीजे बैरो के अनुसार किसी निश्चित क्षेत्र में, ये कौन है पीछे बगल में बातें कर रहे हो, किसी निश्चित क्षेत्र में पारितंत्र की प्रत्येक प्रजाति, प्रत्येक प्रजाति स्पीशीज, प्रत्येक प्रजाति स्पीशीज में जननिक विविधता, जननिक विविधता, विविधता या विषमता, वायुतंत्र की प्रत्येक प्रजाति में, प्रजाति स्पीशीज जननिक विषमता, वेरिएशन के साथ विभिन्न प्रजातियों की विविधता को
जैव विविधता कहते हैं। एक और परिभाषा दिया संयुक्त राष्ट्र ने दिया था, यहाँ लिख रहे हैं यूनेप, हिंदी में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। हिंदी में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इन्होंने एक परिभाषा दी थी बायोडायवर्सिटी की, देखिए वो जैव विविधता किसी भी प्रदेश में, जैव विविधता किसी भी प्रदेश में जीन यहाँ पे लिख रहे जीन, प्रजातियों स्पीसीज तथा पारितंत्रों का समग्र रूप है, तथा पारितंत्रों का समग्र रूप है। ये किसकी परिभाषा थी? यूनेप की। यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, नाम सुना यूनेप का? इसकी परिभाषा थी, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र ने परिभाषा दी थी। फिर एक और विद्वान थे डी कैस्ट्री, ने एक परिभाषा दी थी, देखिए किसी निश्चित समय में क्या सुनाई देता है? पीछे तक ये चलता है, जब से साथ रहेंगे तो आवाज आ जाएगी ना, शांत नहीं रहे इधर जगह, इधर आके बैठो, पीछे वाले तमाम जगह तो खाली है। चलिए, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान के जीन, प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी विविधता के समुदाय एवं उनके पारस्परिक क्रिया के सम्मिलित रूप को जैव विविधता कहते हैं। इन परिभाषाओं जैव विविधता कहते हैं। इन परिभाषाओं से तीन शब्द निकल के आए थे, जननी विविधता, इन्हीं तीनों की बात की है, जननी विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता, पारितंत्र। तीन विविधता। क्यों आवाज क्यों आ रही भाई? मैं स्टूडेंट इन परिभाषाओं को अध्ययन करने से आपने देखा तीन विविधताओं की बात की गई है, ज्यादातर तीन ही शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जननी, प्रजाति और पारितंत्र विविधता। इसी आधार पर विविधता के प्रकार हो जाते हैं, तीन विविधता। तो चलिए आ जाइए, लिखिए जैव विविधता के प्रकार।
जैव विविधता के 3 प्रकार हैं। पहला वाला लिखिए जननिक विविधता, या इसको आनुवांशिक विविधता भी कहते हैं। आनुवांशिक विविधता, जननिक विविधता या आनुवांशिक विविधता। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी इंग्लिश कहेंगे जेनेटिक जेनेटिक डाइवर्सिटी। लिखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी वास्तव में क्या होता है कि जो हमारे बहुत सारे हर जीवों में बहुत जीन होते हैं। ये जो जीन होते हैं हमारे शरीर के या हमारे एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। लंबाई है किसी का कलर है, किसी की आंखों का रंग हो गया, किसी की नाक पतली है, किसी की छोटी है, चौड़ी है, चपटी है, किसी की बालों को डिजाइन, किसी का बाल कर्ली है, किसी के कुछ है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो वह जीन क्या होता है, उस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो जीन जितने ही ज्यादा प्रकार के होते हैं तो किसी भी जीव की उत्तरजीविता उतनी ही ज्यादा होती है। अगर जितने ज्यादा प्रकार के जीन हैं तो उत्तरजीविता किसी जीव की उतनी ही ज्यादा होगी। अगर जेनेटिक विविधता कम है तो वो जीव क्या होता है, बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा और वो विलुप्त हो जाएगा। मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर 35,000 से लेकर 45,000 तक जीन हैं। तो सबसे ज्यादा सर्वाइव करने वाले जीवों में हम ही लोग हैं, मनुष्य। वो ध्रुव से लेकर सहारा के मरुस्थल भूमध्य रेखा तक कहीं भी रह सकता है। 35,000 तक जीन है हमारे अंदर। -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के रेंज में रह सकता है, क्योंकि जेनेटिक विविधता उसके अंदर ज्यादा है। कुछ जीव ऐसे हैं जिसकी जेनेटिक विविधता कम होती है, तो मात्र 3-4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ कि वो समाप्त हो जाएंगे। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, ये जीवन के बहुत आधार हैं। आपने पढ़ा था, तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। उसे लिखते चलिए। जीन जीवन के मूलभूत निर्माण खंड है। इनमें अति आवश्यक सूचनाएं निहित होती हैं, जो कि कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और उन्हें बनाए रखती हैं यह सूचना ही एक जीव की आवश्यक शारीरिक और जैव रासायनिक लक्षण या विशेषताओं को निर्धारित करती है। जीन में वो सूचना होती है, वही सूचना जाके प्रकट होती है, हमारी शारीरिक लक्षण कैसे होते प्रकट हो जाते हैं। तो जेनेटिक विविधता जितनी ज्यादा होती है उतना ही बेहतर होता है। आनुवांशिक विविधता जीन स्तर पर मौजूद भेद है। आनुवांशिक विविधता को कई स्तरों पर मापा जा सकता है। किसी प्रजाति में
आनुवांशिक विविधता जितना अधिक होगी रहेगी, किसी प्रजाति में आनुवांशिक विविधता जितना अधिक रहेगी, उसकी उत्तरजीविता उतनी ही अधिक रहती है। क्योंकि उसकी उत्तरजीविता उतनी ही अधिक होगी क्योंकि बदली हुई नई परिस्थितियों के साथ उसकी क्षमता अधिक होती है और वह खुद को जीवित बचा पाने में सफल हो जाती है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और किसी जीव के अंदर अगर जैव विविधता जेनेटिक आनुवांशिक विविधता अगर ज़्यादा है तो जब क्लाइमेट चेंज होगी तो अपने आप एडजस्ट करके वो सर्वाइव कर सकता है, और जिसके अंदर अगर आनुवांशिक विविधता कम होगी तो वो जीव समाप्त हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत तेजी से बहुत जीव समाप्त हो रहे हैं। मेढक बड़ी तेजी से समाप्त हो रहे हैं, इसका एक प्रमाण है। अब देखिए आनुवांशिक विविधता के उपयोग, आनुवांशिक विविधता के उपयोग नहीं, कोई उपयोग नहीं है। एक किसी का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कब ज्यादा है उसको लाइन काट दीजिए। पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। विश्व में चीते की एक प्रजाति बची है जो अंतः प्रजनन के कारण उसकी आनुवांशिक विविधता कम है। इसलिए वह निम्न पुनर्जनन की दर से ग्रस्त है, यानी कि उसका रिप्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है क्योंकि एक ही प्रजाति बची है तो संकरण होगा तो एक ही प्रजाति से होगा, तो जीन भी सेम तरह के रहेंगे तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी जीन की, तो वो क्या होता है, उसकी उत्पादकता कम हो गई है। इसी प्रकार ये इसके अलावा यूरोप में कोआला एक जीव है, इसकी भी जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी बहुत कम है। यूरोप में कोआला एक जीव है, एक ही प्रजाति बची इसकी, तो आनुवांशिक विविधता कम हो जाएगी। अब इसी तरह की आप लोग जो कृषि करते हैं, हाइब्रिड कृषि, संकर बीजों का इस्तेमाल करते हैं, एकल कृषि, एक ही तरह की कृषि करते हैं, तो उसकी क्या होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा संकट है आने वाले समय में। अगर एक रोग लगा तो सारी की सारी फसल नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जेनेटिक सभी फसलों में जब जेनेटिक लेवल पे उनकी समरूपता है, एक रोग लगने से सभी समाप्त हो जाएगी। देखिए एकल कृषि में मोनोकल्चर जिसको कहते हैं, एकल कृषि में आनुवांशिक विविधता निम्न होने के कारण पौधों को कीटों से बचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
अब दूसरा वाला छोटा ये है, प्रजाति विविधता स्पीशीज डाइवर्सिटी। प्रजाति विविधता का संबंध एक समुदाय या पारितंत्र में मौजूद पादप और जंतु प्रजातियों की विभिन्न किस्मों से है। इसमें सिर्फ जंतु ही आए, जंतु पादप दोनों लिखा गया है, और जंतु पादप दो ही कैटेगरी है, जंतु में कीट भी आ जाते हैं। एक विद्वान थे, कीट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, अमेरिका के जीव विज्ञानी थे एडवर्ड ओ विल्सन। उन्होंने कहा था यदि मानव जाति लुप्त हो जाए तो विश्व पुनर्जनित होगा, संतुलन की अपनी समृद्ध अवस्था को हासिल कर लेगा जो 10,000 वर्ष पहले मौजूद थी। यदि कीट समाप्त हो जाए तो पर्यावरण एक अव्यवस्था में समाप्त हो जाएगा। कीट, मनुष्य समाप्त हो जाएगा तो पर्यावरण भी हो जाएगा, लेकिन अगर कीट समाप्त हो गए। एडवर्ड ओ विल्सन अमेरिकी जीव वैज्ञानिक, ये थे, उन्होंने का स्टेटमेंट था। इतना इंपॉर्टेंट होते हैं बायोडायवर्सिटी में। सर एक चींटी भी लोगों के लिए बहुत, हाँ वो इंपॉर्टेंट है। मजाक की बात नहीं भाई, चींटियां कितने चिड़ियों का भोजन है, ये कीट कितने जीवों के भोजन है। अगर वो नहीं मिले तो जीव मर जाए, कुछ जीव पर डिपेंडेंट है। अभी एग्जाम्पल का हम देंगे तो जैविक प्रजाति विविधता, क्या लिखा आपने? विभिन्न किस्मों से है। प्रजाति विविधता पूरे विश्व में और अलग अलग पारितंत्रों में भिन्न है। प्रजाति विविधता से क्या फायदे होंगे? पीछे आप लोगों ने पढ़ा है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम और पोषक तत्वों का चक्रण, न्यूट्रिएंट साइकिल, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? तो प्रजातियां जब ज्यादा रहती हैं तो ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्रण के लिए कई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराती है। तो इससे क्या होता है? संतुलित बना रहता है इकोसिस्टम। ये लाइन लिख लीजिए। प्रजातियों की विविधता अधिक रहने पर ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्रों के कई वैकल्पिक मार्ग, आपको डायग्राम याद होगा, ये घास थी, बाज था, याद है वो डायग्राम? कई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध रहते हैं। देखिए पारितंत्र विविधता तीसरी विविधता का ये पारितंत्र विविधता का आशय एक क्षेत्र या भूभाग में पाए जाने वाले पारितंत्र की किस्मों से है।
इंडिया है, क्षेत्र है, भूभाग है भारत। इसमें कोई पारितंत्र विविधता है? पर्वतीय पारितंत्र है, मरुस्थलीय पारितंत्र है, दलदल पारितंत्र है, आपका पठारी है, तटीय है, द्वीप भी है। एक निश्चित भूभाग में कई इकोसिस्टम होते हैं भाई। मरुस्थल का इकोसिस्टम अलग होगा, पतझड़ वन का अलग होगा, सुंदरबन का इकोसिस्टम अलग होगा, तटीय क्षेत्रों का जो इकोसिस्टम होगा अलग होगा, पहाड़ों का अलग होगा सिस्टम। एक ही क्षेत्र में इकोसिस्टम की विविधता, पहला लेवल जेनेटिक लेवल पर, फिर प्रजातीय लेवल पर, और दूसरी थर्ड है इकोसिस्टम लेवल पर। बायोडाइवर्सिटी के 3 प्रकार हैं और इनके 3 लेवल हैं। तो क्या लिखा आपने? क्षेत्र में पाए जाने वाले किस्मों से है। भारत में पर्वतीय, मरुस्थलीय, तटीय, डेल्टाई आदि पारितंत्र पाए जाते हैं। पारितंत्र को मापने के पैमाने, सॉरी, जैव विविधता को मापने के पैमाने, इसके 3 स्थानिक पैमाने हैं। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा विविधता, देखिए किसी क्षेत्र के भीतर पारितंत्रों की विविधता, जैसे भारत में कई पारितंत्र पाए जाते हैं तो अल्फा विविधता कहेंगे। किसी क्षेत्र के भीतर पारितंत्रों की विविधता, बीटा विविधता, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के भीतर प्रजातियों की विविधता, गामा विविधता, तो एक ही लाइन है, गामा विविधता, विभिन्न पारितंत्रों की समग्र विविधता, यह पूरे क्षेत्र में पाई जाने वाली अद्वितीय प्रजातियों की कुल संख्या की गणना करता है। समग्र विविधता क्या होगी? तीनों आ जाएंगे, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, तीनों समग्र विविधता। पारितंत्र में विविधता को निर्धारित करने वाले कारक, आखिर विविधता कम होगी ज्यादा होगी, इसको कौन से कारक हैं जो डिसाइड करते हैं? तो जरा लिखिए, पारितंत्र में जैव विविधता को निर्धारित करने वाले कारक,
निर्धारित करने वाले कारक, वो एक बार लिखेंगे। पर्यावास दबाव, पर्यावास दबाव, पर्यावास दबाव होता है कि जिस आवास में या आवास का दबाव होता है, पर्यावास में जिसमें रहती है, जिस आवास में रह रहा है कोई जीव वो कैसा है। अगर कठिन पर्यावास है, पर्यावरण है वहां का, तो क्या होगा, विविधता वहां पे कम होगी। मरुस्थल में या वहां पे जाइए आर्कटिक अंटार्कटिका पे, तो वहां ज्यादा जीव पाए जाएंगे। अगर परिस्थितियां विपरीत हैं, जहां पे आवास जिसमें जीव रह रहा है वहां कठिन है, तो उनकी विविधता कम हो जाएगी। अगर अनुकूल है तो वहां पे ज्यादा हो जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में मानव आबादी कम होती नहीं होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में मनुष्य का घनत्व, जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि वहां परिस्थितियां कठिन है। पहाड़ पर छोटे छोटे खेत हैं, जगह है कम बनाने के ऊपर चढ़ने उतरने के लिए। मैदानी भागों में बहुत ज्यादा अनुकूल है, तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। देखिए कठिन जलवायु या पर्यावरण, इसका एग्जांपल देखिए, जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है, जलवायु कैसी होती जा रही है, कठिन होती जा रही है, तो प्रजातियां क्या होंगी, विलुप्त हो जाएगी, विविधता कम होगी, और विविधता कम होगी तो क्या होगा, पारिस्थितिकी असंतुलन होगा, और पारिस्थितिकी असंतुलन हमारे जीवन के लिए खतरा है। तो कठिन जलवायु या पर्यावरण और प्रदूषण जैसे दबावपूर्ण स्थितियों में विविधता कम होती है। प्रदूषित जल में मछलियां रहती हैं, मर जाती हैं, लाभ मर जाती है, खाली उसमें वही रोगाणु रहते हैं बस। प्रदूषित जल में बहुत ज्यादा प्रदूषित जल मर जाते, नहीं मर जाते हैं, निम्न होते हैं। भौगोलिक पृथक्करण, जियोग्राफिकल सेपरेशन, यहाँ पे द्वीप है, यहाँ पे कोई प्रजाति अगर विलुप्त होती है तो दूसरी प्रजाति का इसके स्थापन होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। तो यहाँ पे विविधता कम होगी। अगर कोई एक बड़ा भूभाग है, बड़ा और एक छोटा भूभाग बगल में है, तो छोटे भूभाग पर अलग है तो वहाँ विविधता कम होगी। इसका रीजन है कि अगर कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो नई प्रजाति को वहाँ पे उसका स्थान लेने, प्रतिस्थापन करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसको लिखिए, 2 लाइन है। द्वीप जैसे अलग थलग क्षेत्रों में विविधता कम होती है, क्योंकि किसी प्रजाति के विलोपन से उसका प्रतिस्थापन शीघ्रता से नहीं हो पाता है। एक प्रजाति का वर्चस्व, जब किसी पर्यावरण में किसी एक प्रजाति का वर्चस्व स्थापित हो जाता है तो दूसरे के हिस्सों का भोजन पानी वो खुद यूज कर लेता है और दूसरा अपने आप कमजोर होने लगता, फिर समाप्त हो जाए। यूकेलिप्टस है जिसको पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। बट वृक्ष, बरगद के पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे लगाइए, कुछ नहीं पनपने देता है वो।
उसके हिस्से का छाया है, तो भोजन क्या होता है, सूर्य का प्रकाश है वो ले लेता है। वहां पे क्या बोलते हैं, बड़े बड़े सदाबहार जो वन होते हैं, होड़ लगी होती है भोजन पानी के लिए सर तो किसी एक खास प्रजाति का जब वर्चस्व हो जाता है तो दूसरे के, हाँ आपने से बोला कि जिनको पर जो है मतलब विविधता कम होती मतलब कि लेकिन सर जो इंडोनेशिया वगैरह पे लिक्विड जैसे यहाँ सर अलग थलग अलग थलग की बात नहीं होती है, वो किसी से जुड़े हुए, तमाम से जुड़े हुए हैं, इतना अलग थलग हो कि मुख्य भूमि से उसका जल्दी संपर्क न होने पाए। अब से क्या बोलते हैं, सेशल्स द्वीप है और कौन सा सेंट हेलेना द्वीप है जो छोटे बहुत दूर है, तो तट के बिल्कुल पास है। अब श्रीलंका में तो होगी होगी। अब गलपैगोस द्वीप है और मालपेलो द्वीप है, ये बहुत ही विषुवत रेखा पर ठीक है, लेकिन मेन मुख्य भूमि के आसपास ही है, यहाँ बहुत ज्यादा विविधता है, दूरी ज्यादा हो, अलग थलग बिल्कुल। अलग थलग का मतलब कनेक्टिविटी, उस द्वीपों से श्रीलंका से हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई, मालदीव से कनेक्टिविटी बनी हुई है, लेकिन कोई ऐसा द्वीप जहां से कनेक्टिविटी ना हो। हालांकि इस दुनिया में कोई ऐसा द्वीप नहीं रहा है जहां पर कनेक्टिविटी मनुष्य की ना होगी, लेकिन कनेक्टिविटी कम या ज्यादा अब इस पर डिपेंड करती है। एक प्रजाति का वर्चस्व, अगर किसी पारितंत्र में एक प्रजाति का वर्चस्व है तो प्रभावी प्रजाति संसाधनों की खपत अधिक करती है। संसाधनों की खपत अधिक करती है। यूकेलिप्टस को लगा दोगे तो वहां पे कोई चीज होता नहीं जल्दी, फसल होती है क्योंकि वहां जमीन हमेशा सूखी रहती है। तो संसाधन यानी कि जल संसाधन उसकी खपत अधिक करता है और दूसरे के लिए भी वो कम हो जाता है, तो दूसरा वहां पे हो जाता है। तो क्या खाली यूकेलिप्टस रहेगा, बाकी कम हो जाएंगे, तो विविधता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या होगा, संसाधनों की खपत अधिक करता है, इसके कारण कई प्रजातियां विकसित एवं पोषित नहीं हो पाती, कई प्रजातियां विकसित और पोषित नहीं हो पाती। यूकेलिप्टस, बरगद, ये सब है। पारिस्थितिकी निकेत की उपलब्धता, ये पहले पढ़ चुके। निकेत क्या है, निकेत क्या है, कोई किसी जीव का आवास है जो बड़ा आसानी से वहां रह सकता है, आराम से बिना कठिनाई तुम्हारा तो आवास होता है। अगर इसी तरह के निकेत बहुत सारे मिल जाएंगे तो क्या होगा, जैव विविधता ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसा एक जटिल समुदाय में साधारण समुदाय की तुलना में अधिक विविधता पाई जाती है। सीमांत प्रभाव पहले पढ़ चुके हैं, मैं यहां लिखता हूं, 5वां है, ऊपर लिखे। सीमांत प्रभाव, इसको एज इफेक्ट कहते हैं, इफेक्ट जिसको क्या कहते हैं, इकोटोन। इकोटोन में क्या होती है, विविधता कम होती है ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। सीमांत प्रभाव इकोटोन में, सीमांत प्रभाव उसको इकोटोन कहा जाता है। एज इफेक्ट इकोटोन में विविधता अधिक रहती है। भूगर्भिक इतिहास, पुराने और स्थिर पारितंत्रों में
विविधता अधिक होती है, जैसे वर्षावन, अगर मान लीजिए कहीं तो भूगर्भिक इतिहास जल्दी जल्दी बदलता है तो वहाँ पर प्रजातियों की विविधता कम होगी। मान लीजिए बार बार लावा का प्रवाह हो रहा है, लावा का प्रवाह हुआ, ठंडा हुआ, उसमें कुछ प्रजातियां विकसित हुई, पेड़ पौधे जीव जंतु, फिर लावा का प्रवाह हो गया, फिर नए सिरे से उनका विकास होगा, तो उसमें क्या होती है, विविधता कम होती है। और जहाँ पे भूगर्भिक इतिहास अस्थायी होता है वहाँ पे विविधता ज्यादा होती है। हम इसका पढ़ने का मतलब ये है कि अभी आप जो एक और इससे रिलेटेड टॉपिक है, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के तप्त स्थल, मेगा बायोडाइवर्सिटी, ये जब ये पढ़े रहेंगे इस टॉपिक तो वहां समझने में आसानी होगी वास्तव में कहां कहां पे मेगा डाइवर्सिटी है और कहां पे हॉट स्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के तप्त स्थल है। तो 20-21 विश्व में ये ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको समझने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि डाइवर्सिटी कहां पे ज्यादा होगी, कहां पे कम होगी। क्या लिखा आपने, वर्षावन जहां पे, हाँ, जहां पर भूगर्भिक इतिहास जल्दी जल्दी बदलता है या नया होता है, जहां पर भूगर्भिक इतिहास जल्दी जल्दी बदलता है या नया होता है, वहां जैव विविधता कम होती है, क्योंकि यहां प्रजातियां स्वयं को स्थापित नहीं कर पाती हैं। अब ये आता है सवाल कि वास्तव में इस धरती पर कितनी प्रजातियां मौजूद हैं, कितनी प्रजातियां मौजूद हैं। तो इसकी एक संस्था का नाम IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, 2004 IUCN 2004 में इन्होंने एक आकलन प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार इन्होंने बताया था, पॉइंट वाइज लिख लीजिए जल्दी जल्दी, काट रखा है पता है, पादपों की कुल, ये लिखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स 2004 IUCN 2004 के अनुसार लिखिए, करीब 60 में लिखिए आप। के अनुसार पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से अधिक है। संख्या नहीं, प्रजाति 1.5 मिलियन से अधिक है। सेकेंड, जंतुओं एवं पौधों की कुल अनुमानित जातियां, पौधों एवं जंतुओं की कुल अनुमानित जातियां 20 से 25 मिलियन है। पौधों एवं जंतुओं की कुल अनुमानित जातियां 20 से 25 मिलियन है। कुल आकलित प्रजातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं, 70% से अधिक जंतु हैं। और 22% में शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधे।
कुल प्रजातियों में से 70% कौन सी प्रजाति है? 70% जंतु है। इनमें से 70% कीट है। ये कुल जंतु है, इन जंतुओं में तो 70% कीट ही है। इसीलिए तो उसने कहा था अगर कीटों को समाप्त कर दिया जाए तो बाष्पीकरण नष्ट हो जाएगी। टेंशन ने कहा सर 0.1% है टोटल सागर आंकड़ों ने सब बदलता होता है। ये सब अभी तक तो हर साल पता नहीं कितने प्रजातियां नई खोजी जाती हैं, कितने विलुप्त हो रही हैं। कोई प्रमाणिक आंकड़ा इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या होता है, जंतुओं में कीट सबसे अधिक है 70%। जंतुओं में कीट सबसे अधिक 70% है, अर्थात 10 जंतुओं में से 7 कीट है। जरा भारत की स्थिति देख लें। भारत का क्षेत्रफल दुनिया कितना है? इंडिया परसेंटेज कितना है? 2.4% है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी इसमें यहाँ पाई जाती है 8.1%, यानी कि भारत इस मामले में धनी है। क्षेत्रफल दुनिया कितना पाया जाता है भारत का? इतना। और बायोडाइवर्सिटी है ये कि भारत में, और 3 मेगा हॉट स्पॉट है भारत में। मेगा डाइवर्सिटी के 3 क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और हिमालय। भारत में ये लिख लेना, भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है, लेकिन यहाँ जाति विविधता विश्व का 8.1% है। भारत में 45,000 पादप प्रजातियां हैं और इससे दुगनी जंतुओं की प्रजातियां हैं, यानी कि 90,000। इससे दुगनी जंतु की प्रजातियां हैं। अभी जो कह रहे थे, देखिए रॉबर्ट मे के अनुसार, रॉबर्ट मे के अनुसार अभी तक केवल 22% प्रजातियों की ही खोज हुई है। खोज हुई है 22%। जितनी प्रजातियां मौजूद है उसकी 22% की हम लोग खोज कर पाए हैं। तो कहते कितनी है, क्या है, यही समझ लो। इस हिसाब से 1 लाख पादप और 3 लाख जंतुओं की, क्या मोबाइल चला रहे हो, उसमें क्या मिल रहा है? मैकुलर फूड खिला रहे हो क्या? 1 लाख पादप और 3 लाख जंतुओं की प्रजातियों की खोज होना बाकी है। क्या चीज? नया डाटा अपडेट कर लिया? अपडेट कर लिए नया डाटा? 2004 का इसको घर पे जाके अपडेट कर सकते हो। तत्काल ही अपडेट करना, तब तक आगे वाला छूट जाता है। जैव सूचना विज्ञान बायोइन्फॉर्मेटिक्स बाकी है। जैव सूचना विज्ञान अभी जो इन्फॉर्मेटिक्स से जो खोज हुई है इसी के बारे में। जैव सूचना विज्ञान यूएनओ के जो डाटा होते हैं वो हर साल नहीं बदलते हैं, 20-20 साल बाद बदलते हैं। हर साल उसे 1400 वैज्ञानिक मिलके हर साल उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चलाया जा सकता है। बायो 1 लाख पौधे 3 लाख जंतु की खोज होना बाकी है। जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसी से रिलेटेड है।
ये प्रजातियों की खोज से संबंधित है। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जैव सूचना विज्ञान। जैव सूचना विज्ञान विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जैव सूचना विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना तकनीकी एक ही विषय में विलय हो जाते हैं। एक ही विषय में विलय हो जाते हैं। तीनों को मिला के बायोइन्फॉर्मेटिक्स बना है। तीनों के एक ही में विलय हो जाता है। जैव सूचना विज्ञान का प्रमुख कार्य, जैव सूचना विज्ञान का प्रमुख कार्य यूपीएससी में पूछा गया बायोइन्फॉर्मेटिक्स सवाल है, मेंस में पूछा गया था। ये 150 शब्द में जीनोम प्रोजेक्ट भी पूछा गया था, जो कई बार पूछा जा चुका है। जैव सूचना विज्ञान का प्रमुख कार्य प्रजातियों के नामों, विवरणों, वितरण और जनसंख्या स्थिति पर्यावास जरूरतों और अन्य प्रजातियों के साथ पारस्परिक क्रिया से जुड़ी सूचनाओं को एकत्र करना है। अब तक 2 जैव सूचना कार्यक्रम चलाए गए हैं। 2 जैव सूचना कार्यक्रम चलाए गए हैं। पहला था इसमें प्रजाति 200 प्रोजेक्ट, प्रजाति 200। प्रजाति 200 प्रोजेक्ट, स्पीशीज 200 प्रोजेक्ट, उसके इंग्लिश में लिखेंगे स्पीशीज 200 प्रोजेक्ट। इससे सब 2 प्रोजेक्ट चले। इनमें क्या हुआ था, यूपीएससी लेटेस्ट चीजों को ऐड करके पूछती है। आपका बेस बीए वाला आज गलती से बैठ के मैंने बुला लाया, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इस परियोजना का लक्ष्य देखिए, प्रजाति 200 प्रोजेक्ट। इस परियोजना का लक्ष्य विश्व की ज्ञात प्रजातियों जैसे पादप, जंतु, कवक और सूक्ष्म जीव के लिए समरूप और वैध सूचकांक का संग्रह करना। या
यानी कि इनका डाटाबेस ऐसा तैयार करना कि कंप्यूटर पर एक क्लिक करें तो सबकी जानकारी आ जाए। जो कह रहे थे कि खोज नहीं हुई है, 22% की खोज हुई है, ये इसी का एक परिणाम है, इनको खोज करने का, सबका डेटाबेस तैयार करने का। फिर दूसरा जो प्रोग्राम था वो चलाया गया था भूमंडली जैविक सूचना सुविधा। भूमंडली यहाँ लिखते हैं, भूमंडली जैविक सूचना सुविधा दूसरा प्रोग्राम चलाया गया था। ग्लोबल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बायोलॉजी फैसिलिटीज, ये दूसरा प्रोग्राम था, 2 भाग में चलाया गया था। इसमें क्या किया गया था, देखिए यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक आंकड़ों की मतलब यहाँ कोई भी पूछ सकता है, जैसे गूगल पर डाले, सार्वजनिक आंकड़ों की अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर या डेटाबेस, सार्वजनिक आंकड़ों की अवसंरचना है जो पृथ्वी पर जीवन के सभी प्रकारों में मौजूद आंकड़ों तक किसी को भी और कहीं भी पहुंच प्रदान करती है। एक और प्रोजेक्ट चला था यूपीएससी में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आईएएस में, जीनोम प्रोजेक्ट, नाम सुना होगा, जीनोम प्रोजेक्ट। सुना है जीनोम प्रोजेक्ट? हाँ, ये जैव बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है। देखिए जैव सूचना विज्ञान का सबसे प्रसिद्ध उपयोग इसको मानव कहा गया, मानव जीनोम प्रोजेक्ट कहा गया था। हाँ, मानव जीनोम प्रोजेक्ट भी कहा गया था इसको, मानव जीनोम या ह्यूमन आगे जोड़ दिया गया। आगे है, आगे जैव सूचना विज्ञान का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। टाइम होगा 1 घंटे से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कैपेसिटी 1 घंटा हो गया, अब नहीं रुक सकते। जैव सूचना का सबसे अधिक प्रयोग मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP में किया गया था। HGP एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी शोध कार्यक्रम था, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी शोध कार्यक्रम था जिसका लक्ष्य मानव जाति के सभी जीनों का पूर्ण मानचित्रण करना। इसमें क्या था, हर महाद्वीप में जाकर हर जाति धर्म समुदाय के लोगों का वो लिया गया, सैंपल लिया गया था। सभी महाद्वीपों में, अफ्रीका, एशिया और हर क्षेत्र में और हर प्रकार के लोगों का
जितने भी जीन हैं, पता चल जाए कि ह्यूमन में कितने जीन हैं। तो सभी माध्यमों को प्रोजेक्ट चलाया गया सरकारी कई देशों में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, हर कंट्री में जा जाके वहाँ पे लोगों के सैंपल लिए गए उनके जीनोम का मानचित्रण करने के लिए। जीन का क्या पूर्ण मानचित्रण करना और उसकी समझ प्राप्त करना, पूर्ण मानचित्रण करना और उसकी समझ प्राप्त करना। मानव के सभी जीनों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। मानव के सभी जीनों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। ये दो तीन चीजें जो एक्स्ट्रा थी जो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड थी। जीनोम, सभी जीनों को, मानव जात के सभी जीनों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। सर टेक्नोलॉजी का टॉपिक है सर। एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर, जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है सर। क्या चीज़? जलवायु से। हाँ बताओ। सर इसमें तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग सर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ मतलब हर जगह तापमान ज़्यादा हो रहा है। हाँ। टेम्परेचर भी चल रहा है। हाँ। लेकिन सर इक्वेटर के पास एक सर द्वीप है। हाँ। बाहर बोलो सब द्वीप है, उसका तो मतलब टेम्परेचर अभी घट रहा है सर। गलपैकास। हाँ सर, इसको गलपैकास द्वीप है जी। तो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, इस समय क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर वैश्विक स्तर में बढ़ रहा है, लेकिन एक दूसरे को गलपैकास विश्व रेखा पर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही तो टेम्परेचर कहीं बढ़ता है और कहीं घटता है। सब जगह में बढ़ेगा लेकिन कहीं कहीं घटने का तरीका होता है सर कि बात सुनो, मैं पूरा करना ये बात, हमारा वही प्रभाव है कि आप एल्बिडो का नाम सुने होंगे। बादल हो तो एल्बिडो का काम करते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बादल ज्यादा बनेंगे। जब बादल ज्यादा बनेंगे तो वहां पे क्या होता है, एल्बिडो ज्यादा हो जाएगा तो सोलर जो सौरिक विकिरण है वहां धरातल पर कम पहुंच पाएगा सर। जब दूसरी बात यह है, हाँ, जब सर बादल ज़्यादा होंगे तो बरसात भी ज़्यादा होगी वहाँ पे। बादल होगी, बरसात ज्यादा होगी तो टेम्परेचर गिर जाएगा, बरसात ज्यादा होगी तो टेम्परेचर गिरेगा। जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अभी तक इसका आकलन कोई एग्जैक्ट कोई कहने की स्थिति नहीं कि क्या होगा। सभी लोग कहते हैं संभावित परिणाम, इसके संभावित परिणाम क्या होगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का नाम सुनते कई लोग शहीद हुए, भाग गए। लेबल नहीं है, अपना लेबल बनाया स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति, इसको कहते हैं एंडेमिक। जो पूछा जाता है वही तो पढ़ाया जाएगा। यूपीएससी का लेवल हाई है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसका लेवल भी तो ऊपर रहेगा। बायोडायवर्सिटी प्रकार पढ़ा दिया, हो गया, जो किताबों में लिखा मिलता है। कोई पास कर पाएंगे? लोगों ने, हम लोगों ने फेस किया, बैठा है, पास किया है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो खट्टे मीठे अनुभव बहुत सारे हम लोगों के पास है। बांटते रहिए, खट्टे वाले बांध देंगे, मीठे वाले बचा रहे। एंडेमिक स्पीशीज, एक स्थानिक प्रजाति, एक स्थानिक प्रजाति, एक स्थानिक प्रजाति एक ही भौगोलिक स्थान पर, एक ही भौगोलिक स्थान पर पाई जाती है, किसी अन्य स्थान पर नहीं पाई जाती है। एक स्थानिक प्रजाति एक ही भौगोलिक स्थान पर पाई जाती है, किसी अन्य स्थान पर नहीं पाई जाती है। एक प्रजाति किसी क्षेत्र के, वो थोड़ा सा बीच वाले दो तीन जो टॉपिक हो गए,
उससे डाइवर्जन था लेकिन रिलेटेड उसी से था, पूछा वही जाएगा। क्या लिखा? किसी अन्य स्थान पर नहीं पाई जाती है। एक प्रजाति किसी क्षेत्र के लिए मूल निवासी हो सकती है किंतु उस क्षेत्र के लिए स्थानिक नहीं हो सकती है, किंतु उस क्षेत्र के लिए स्थानिक नहीं हो सकती है। यदि वह प्रजाति किसी अन्य स्थान पर पाई जाती है, किसी अन्य स्थान पर पाई जाती है तो वो स्थानिक नहीं होगी। स्थानिक मतलब एक ही स्थान पर, स्थानिक नहीं होगी। उदाहरण, शेर जैसी पूंछ वाला, नीलगिरी की पहाड़ी भारत में शेर जैसी पूंछ वाला मैकाक, इसकी पूंछ शेर जैसी होती है। मैकाक होता है जो नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिम घाट पाया जाता है, तो वो और कहीं नहीं पाया जाता। इसका मतलब वो वहां का स्थानिक स्पीसीज है, एंडेमिक स्पीसीज है। उदाहरण, शेर जैसी पूंछ वाला काला मैकाक, काला काला शेर जैसी पूंछ वाला काला मैकाक लंगूर, काला मैकाक लंगूर नीलगिरी की पहाड़ियों के लिए स्थानिक जंतु है, स्थानिक स्पीसीज है, जंतु स्थानिक है। अभी 7 मिनट बचे हैं। थक तो नहीं रहे हो? नहीं सर। अब सर फिगर दिखाइए। तो फिर नहीं तो लिखो क्या चीज? की स्टोन प्रजाति, की स्टोन प्रजाति ये लिखा है क्या? ये लिखवाया था, याद है? नहीं है। की स्टोन स्पीसीज क्या होती है, ये सब पूछे जाते हैं। गूगल पर आप लोग जो ढूंढते हैं 35% उसमें गलत होती चीजें, ये गूगल खुद ही कहता है। इसमें 35% हम ही जैसे आप दूसरे लोग उसको अपलोड करते हैं, 35% चीजें उसमें गलत होती है गूगल पे, ऑथेंटिक चीजें नहीं है। ये तुम्हारे यहाँ बनता है जो सर चीज जानकारी रखता है। आप सही नहीं, मजाक नहीं करो, सही बात है। ऑथेंटिक जानकारी गूगल वाली नहीं होती, तो जो सरकारी रिपोर्ट वगैरह होती है वो ऑथेंटिक होती है, तो विश्वास नहीं कर सकते। मल्टी डायमेंशनल ऐसे यूपीएससी ऐसे क्रैक करते हैं जो लोग जो हर क्षेत्र में जानकारी रखते हैं। विशेषज्ञ जहां बने तो आप गए काम से, हर एक चीज का जानकारी चाहिए, थोड़ी थोड़ी चाहिए, और स्पेसिफिक एक ही चीज का जानकारी में एकदम स्पेसिफिक बन जाओ, तब यूपीएससी आपके लिए बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। तो जाइए आईआईटी में और एमबीबीएस वगैरह करिए, विशेष क्षेत्र में जाइए। इसके लिए सभी चीजों की जानकारी थोड़ी थोड़ी। देखिए, की स्टोन प्रजाति, की स्टोन प्रजाति वह प्रजाति होती है जो अपनी मौजूदगी वाले समुदाय में अपनी संख्या और आकार की तुलना में अधिक प्रभाव रखती है।
यानी कि उनकी संख्या कम है लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा है। कीस्टोन स्पीशीज कहेंगे जिसकी संख्या भी कम है लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा है। उसके महत्व को उसकी संख्या और आकार से नहीं पता लगा सकते हैं। जैसे चींटी हाथी की लड़ाई हो गई और चींटी कहाँ घुस गई? हाथी के सूंड में, तो हाथी को काम तमाम हो गया। तो वास्तव में ये कीस्टोन प्रजातियां उस समुदाय में रहने वाली अन्य प्रजातियों की एक बड़ी संख्या की उत्तरजीविता की क्षमता का निर्धारण करती हैं। यानी कि उस पर एक जो कीस्टोन प्रजाति होती है उस पर कई प्रजातियां निर्भर करती हैं। अगर कीस्टोन प्रजाति विलुप्त हो गई तो फिर कई प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएंगी। तो इसमें उत्तरजीविता को प्रभावित करती है। जब कीस्टोन प्रजाति विलुप्त होती है तो अन्य प्रजातियों के विलोपन की एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट भारत में पश्चिमी घाट पर्वत में डूरियन नामक एक छोटा पौधा है। ये कीस्टोन प्रजाति है। डूरियन नामक पौधा ये कीस्टोन प्रजाति पश्चिमी घाट पाया जाता है। ये कीस्टोन क्या करता है सर? ये सर शैवाल वगैरह नहीं होंगे कीस्टोन में? हो जाएंगे, कई प्रजातियों को निर्धारित करते हैं। आप परिभाषा में देखिए जो अपनी आकार की तुलना में, लेकिन कीस्टोन प्रजाति वो होगी शैवाल की ज्यादा संख्या क्या होता है बहुत ज्यादा होती है। आपका जैव भारत पिरामिड आपने पढ़ा तो शैवाल ज्यादा होगा लेकिन उसका प्रभाव कम होगा। संख्या कम होनी चाहिए, आकार कम लेकिन प्रभाव ज्यादा होगा, तब होगा वो कीस्टोन। बात समझ आई? अब जैसे कि पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे तो जो पिरामिड तो ऐसे बनता है पेड़ पौधों वाला शाकाहारी। अब ये वृक्ष कैसे हो जाएंगे? वृक्ष नीचे वाले कैसे हो जाएंगे? संख्या से उनकी कम, की संख्या ज्यादा प्रभाव कम है। जी सर। इसी में जिसकी संख्या और आकार कम है लेकिन प्रभाव ज्यादा है वो कीस्टोन हो जाएगा। लेकिन तो डूरियन के बारे में सोचिए। डूरियन नामक पौधा है, ये क्या होता है इसके फल होता है वो कीटों को आकर्षित करता है। फिर इन कीटों को खाने के लिए पक्षी आते हैं, फिर कीटों और पक्षियों को खाने के लिए सरीसृप आते हैं। डूरियन पौधा का जो फल होता है फूल होता है तो कीटों को आकर्षित करता है और इन कीटों को खाने के लिए पक्षी आते हैं, कीटों और पक्षियों को खाने के लिए सरीसृप आते हैं। फिर क्या होता है इनको उसी पेड़ पर एक बंदर रहता है, एक बंदर भी रहते हैं, बहुत सारे बंदर रहते हैं जो उसके फल और पत्तियों कीटों को खाते हैं। फिर क्या होता है कि उस फल और पौधे को खाने के लिए डूरियन पक्ष है वहां पे बहुत सारे शाकाहारी जीव आते हैं। तो शाकाहारी जीवों को खाने के लिए बाघ भी आते हैं। अगर डूरियन पौधा विलुप्त हो जाए तो कितने लोग प्रभावित होंगे? कीट, पक्षी, सरीसृप, बंदर, शाकाहारी जीव और बाघ। इसका प्रभाव कितना हो गया? एक डूरियन पौधा का प्रभाव, तो ये कीस्टोन हो जाता है। क्लियर? कीस्टोन प्रजाति समझ में क्लियर हो गया? मैं थोड़ा सा चाहे तो फलों को आकर्षित कर उसके फल कीटों को आकर्षित करते हैं। कीट किसको आकर्षित है?
पक्षियों को, और कीट पक्षी सरीसृप सांपों को इनको आकर्षित करते हैं, इस पर बंदर रहते हैं। और फिर क्या होता है, ये जो वृक्ष होता है ये शाकाहारियों को भी आकर्षित करता है, और शाकाहारियों के चक्कर में वहां भाग भी जाते हैं। अगर एक विलुप्त हो जाए तो कितनों को प्रभावित करेगा, तो एक कीस्टोन प्रजाति हो गई। इसी प्रकार एक है स्टारफिश है जो तटीय समुद्र में पाई जाती है। तो जो परभक्षी होते हैं दूसरे को खाने वाले, उनको बैलेंस किया जाती है, संतुलन का काम करती है। स्टारफिश होती है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में। भेड़िया भी है, ये भी एक कीस्टोन प्रजाति है। अगर भेड़िया की संख्या कम होगी तो क्या करेंगे, वहां पे हिडन और शाकाहारी बढ़ जाएंगे, फिर उनकी चारण शक्ति बढ़ जाएगी चढ़ने की, और जब चढ़ने की शक्ति बढ़ जाए तो बहुत सारे पौधों को, घास और वनस्पति को चढ़ डालेंगे, तो क्या होता है, कई प्रकार के पौधों का विलोपन हो जाएगा। तभी एक कीस्टोन प्रजाति। इसके बाद आगे तक लगेगा तो लिख लगे संकेतक प्रजातियां, आप लिख लीजिए, आएंगे तो संकेतक प्रजातियां कहीं पढ़ाएंगे, अगर बुलाया गया तो नहीं याद रहता है। संकेतक प्रजातियां लिख लीजिए। संकेतक प्रजातियां